बैठक के बाद होने वाली है, देश में इस विपक्षी गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देगा और देश के सामने इसमें क्या चुनौती है, इसकी समीक्षा की गई। इस परिचर्चा में भाग लिया वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर दीपक राजपूत, वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन, वरिष्ठ पत्रकार अमीर उपाध्याय यानी मैंने, राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर अखिल स्वामी, प्रोफेसर रविकांत ने। परिचर्चा का संचालन किया देशबंधु टीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंशसार। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके अपनी राय भी बताइए कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या और आप हमारे पैनल से क्या चाहते हैं ये भी बताइए। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंशसार। यहाँ खासकर हम मौजूद हैं इस वक्त मुंबई में ग्रैंड हयात होटल में, और यहीं पर आज इंडिया अलायंस की बैठक, 2 दिवसीय बैठक समाप्त हो चुकी है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ रहा उस पर हम चर्चा आपसे करेंगे जरूर, और उसके अलावा ये भी समझेंगे कि इसके बाद आगे क्या कुछ हो रहा है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो बातें निकल के आई हैं उसमें कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें यहाँ पर 2 कमेटियां बना दी गई हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड इलेक्शन स्ट्रेटेजी कमेटी बना दी गई हैं आगे की रणनीति के लिए। कोऑर्डिनेशन और इलेक्शन ये एक कमेटी है और दूसरी कमेटी है कैंपेन कमेटी। इस दोनों कमेटी के अलावा हमारे साथ जो 3 चीजें यहाँ पे हम लोगों के बीच आई हैं वो ये है कि वर्किंग ग्रुप 3 फॉर्म किया गया है। एक वर्किंग ग्रुप है वर्किंग ग्रुप फॉर सोशल मीडिया, एक है वर्किंग ग्रुप फॉर मीडिया और एक वर्किंग ग्रुप फॉर रिसर्च। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त यहाँ 2 साथी मौजूद हैं। शकील अख्तर जी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ प्रशांत टंडन जी मौजूद हैं। स्टूडियो में भी हमारे साथ 4 साथी मौजूद हैं। जरा स्टूडियो में हमारे तमाम साथियों को ले आइए स्क्रीन पे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में प्रोफेसर रविकांत जी, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में अमलेंदु उपाध्याय जी और प्रशांत टंडन जी। इन सबसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। तो तमाम साथियों जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सबका एक बार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। दिन भर हम लोग ये समझने जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस बैठक के बाद निकल के क्या कुछ आ रहा है, और यहाँ जो समझ में आ रही है बात वो ये आ रही है कि 2-3 बड़ी चीजें जिस पर हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि कोई लोगो इंडिया अलायंस का नहीं आने वाला है, लोगो नहीं आया, कोई थीम जो सॉन्ग थीम है वो नहीं आने वाला, वो भी नहीं आया, कोई यहाँ चेयरपर्सन तैयार बनने वाला नहीं है, वो भी नहीं बना। यानी इंडिया अलायंस के जितने नेता हैं सब अपने आप में चेयरपर्सन हैं, ये मान लीजिए। लेकिन इंडिया अलायंस आगे क्या कुछ करने जा रहा है, उसको लेकर के कैसे आगे बढ़े इंडिया अलायंस, तो उसके लिए जो कमेटियां बनाई गई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस कमेटी में कौन कौन से लोग हैं ये आपको जानना जरूरी है। जरा आप तक पहुंचाऊंगा थोड़ी देर में कि इस कमेटी में कौन कौन से लोग मौजूद हैं, क्या क्या होने जा रहा है। सबसे पहले आपको बताऊं कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी और इलेक्शन स्ट्रेटेजी कमेटी है, इसमें कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल हैं और शरद पवार हैं, इधर एनसीपी की तरफ से टीआर बालू डीएमके की तरफ से हैं, हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन के अलावा संजय राउत हैं शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से, और वही है इसमें उद्धव गुट के अलावा कोई दूसरा गुट नहीं है इस अलायंस में। तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के और आरजेडी के नेता, वो भी हैं इसमें, और अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी की तरफ से हैं। अभिषेक बनर्जी को आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, ममता बनर्जी के भतीजे हैं, और राघव चड्डा आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, जावेद अली खान समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं, लल्लन सिंह जेडीयू की तरफ से हैं, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, और डी राजा सीपीआई की तरफ से हैं, उमर अब्दुल्ला एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हैं, और महबूबा मुफ्ती पीडीपी की तरफ से हैं, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी, और इनके अलावा सीपीआईएम ने अभी नाम नहीं दिया है। सीपीआईएम यानी सीताराम येचुरी की तरफ से कौन आएगा ये देखा जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो है ये इलेक्शन और कोऑर्डिनेशन कमेटी है। दूसरी कमेटी जो बनाई गई है वो है कैंपेन कमेटी। कैंपेन कमेटी में कांग्रेस की तरफ से गुरदीप सिंह सप्पल हैं, उनके अलावा
संजय झा जेडीयू की तरफ से हैं, अनिल देसाई शिवसेना की तरफ से हैं, संजय यादव हैं। ऐसे टोटल इसमें 19 दल हैं, 19 दलों के सदस्य हैं कैंपेन कमेटी में। तो ये दो कमेटियां, इन दो कमेटियों के अलावा 3 वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। ये 3 जो वर्किंग ग्रुप हैं उसमें एक सोशल मीडिया वर्किंग ग्रुप है जिसमें सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की तरफ से दिखाई दे रही हैं और सुमित शर्मा आरजेडी की तरफ से, आशीष यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से। समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 लोग हैं, आशीष यादव भी हैं और राजीव निगम भी हैं। राजीव निगम को आप सब जानते हैं, जो कॉमेडियन हैं वही राजीव निगम, अब चूंकि समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं तो वो हैं। और ये सोशल मीडिया ग्रुप वर्किंग ग्रुप। सोशल मीडिया वर्किंग ग्रुप के अलावा एक और वर्किंग ग्रुप है जो मीडिया ग्रुप है, नॉर्मल मीडिया ग्रुप, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ग्रुप। इसमें जो है जयराम रमेश है कांग्रेस की तरफ से, मनोज झा आरजेडी की तरफ से, शिवसेना की तरफ से अरविंद सावंत, जितेंद्र अहमद अहवाद जो है वो एनसीपी की तरफ से, राघव चड्डा हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। ऐसे इसमें 19 लोग इस कमेटी में भी हैं। और इनके अलावा वर्किंग ग्रुप, कमेटी नहीं वर्किंग ग्रुप में तीसरा नंबर जो आता है वो वर्किंग रिसर्च ग्रुप है। रिसर्च ग्रुप में भी 11 लोग हैं इसमें, और कांग्रेस की तरफ से अमिताभ दुबे, प्रोफेसर सुबोध मेहता आरजेडी की तरफ से, प्रियंका चतुर्वेदी इसमें शिवसेना की तरफ से हैं। तो ये 3 वर्किंग ग्रुप, 2 कमेटी, और ये फॉर्मेशन 2 दिनों की जो मथापची है उसके बाद यहाँ जो सामने आया है, जो चीजें सामने आई हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि क्या कुछ इन लोगों ने जो 2 दिनों की बैठक हुई, इस बैठक से क्या कुछ निकल के आया है। इस बैठक से और भी एक महत्वपूर्ण बात निकल के आई है, और वो बात है कि इन लोगों ने, यानी कि इंडिया अलायंस ने एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में सबसे बड़ी बात है कि जो जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये नारा इनका चलेगा। यानी कहीं ना कहीं ये भारत जोड़ो, जुड़ेगा भारत। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे दोस्तों, आपको याद होगा, मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन हमारे दोनों साथियों में से किसी ने, शायद शकील अख्तर जी ने बताया था कि ये इनका नारा है और इस नारे को ये आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये नारा जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, और इसके अलावा वर्किंग कमेटी, वर्किंग ग्रुप और कमेटी, ये तमाम चीजों के बाद जो बातें सामने आई हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, उनके अलावा सीताराम येचुरी, फिर उद्धव ठाकरे, मल्लिकार्जुन खड़गे, एमके स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, ये तमाम नेता, राहुल गांधी, शरद पवार, इन तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। इन नेताओं ने जो बातें रखी हैं उसमें सीधा मोदी सरकार के ऊपर हमला था, लेकिन यहाँ भी कहीं न कहीं राहुल गांधी मंच लूटते हुए दिखाई दिए। माय फेवरेट राहुल गांधी जो वहां नजर आए थे वही यहाँ भी फेवरेट नजर आए। तो राहुल गांधी जब भाषण देने आए तो राहुल गांधी ने पहले अंग्रेजी में भाषण दिया, उसके बाद राहुल गांधी हिंदी में भाषण दिए, और हिंदी में जो उन्होंने भाषण दिया उसका एक छोटा सा अंश आप तक पेश करना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने इस मीटिंग के बाद जब प्रेस को संबोधित कर रहे थे तमाम नेता, तो राहुल गांधी ने प्रेस को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है, जरा सुन लेते हैं। कि मंच पर जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तमाम दलों के 28 दलों के नेता, 70 नेता, लेकिन कुछ लोगों को पहले ज्यादा था इसलिए वो जल्दी चले गए। तो 70 नेताओं में से लोगों ने क्या क्या बातें कही हैं, उनमें से राहुल गांधी ने मंच को संबोधित करते हुए, मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। सेशन में 2 महत्वपूर्ण बातें डिसाइड की गई। पहले के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी, और दूसरी कि जल्दी से जल्दी जो सीट शेयरिंग का मामला है उसको हम डिस्कस करके उसमें हम रेजोल्यूशन निकाल देंगे। नरेंद्र मोदी और अदानी जी के बीच में जो रिश्ता है उसके बारे में मैंने कल बोला। इंटरनेशनल फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में आया है कि $1 बिलियन पैसा हिंदुस्तान से गया है, बाहर गया है और वापस आया है। नरेंद्र मोदी जी G20 करा रहे हैं और हिंदुस्तान की इज्जत का मामला है। नरेंद्र मोदी जी को कह देना चाहिए
कि वो इंक्वायरी कराएंगे, और अगर वो इंक्वायरी नहीं कराएंगे तो फिर पूरे देश को पता लग जाएगा कि क्यों इंक्वायरी नहीं कराई जा रही है। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। बीजेपी हिंदुस्तान के गरीब लोगों से धन छीनकर चुने हुए 2-3 लोगों को देती है। हमने प्रोग्राम्स की बात की है, एक हम कमेटी बना रहे हैं जो पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन करेगी, और जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए जो हमारा विजन है वो हम थोड़ी ही देर में हिंदुस्तान को, आप सबको दिखाएंगे। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे इस वक्त राहुल गांधी जो हैं वो अपनी बात रख रहे थे, और राहुल गांधी इसके बाद सीधे पहुंचे अपने कार्यकर्ताओं के बीच। यहां पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक रैली थी, उस रैली को भी संबोधित किया राहुल गांधी ने, और उस रैली में उन्होंने सीधा हमला। यहां पर तो मोदी जी और तमाम, और सबसे बड़ी बात, इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने अदानी का नाम लिया। अदानी को लेकर के जो कुछ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राहुल गांधी ने, वही तमाम बातें यहां भी कहीं, और थोड़ा एक अलग अंदाज में राहुल गांधी दिखाई दिए। और साथ साथ राहुल गांधी लद्दाख के बारे में भी बात करते रहे, चीन के बारे में भी बात करते हुए नजर आए। चीन को लेकर के लगातार घेर रहे हैं राहुल गांधी। 2 मसला यहां महत्वपूर्ण है, एक चीन का मामला और दूसरा लद्दाख का मामला, और तीसरा जो है चीन लद्दाख एक साथ अगर देख लें तो दूसरा मामला जो है वो कहीं न कहीं अदानी का मामला है। लेकिन यहां से जब वो निकलते हैं राहुल गांधी और सीधे पहुंचते हैं पीसीसी, और वहां रैली को संबोधित करते हैं, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की रैली को, तो वहां भी सीधा हमला कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनकी पार्टी पर। और उन्होंने कहा कि अंग्रेज जब यहां आए थे और उनको कांग्रेस पार्टी ने बाहर भगा दिया था। इंग्लैंड, पहले इंग्लैंड नंबर 1 हुआ करता था दुनिया का, अब अमेरिका है। इंग्लैंड को कांग्रेस पार्टी ने बाहर कर दिया, और मोदी जी कहते हैं हम कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे। कांग्रेस ने इंग्लैंड मुक्त भारत कर दिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत कैसे कर सकते हैं? जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वहां। सीधा हमला। मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त भारत, याद है आपको नारा? अब दुनिया का सुपर पावर जो था, इंग्लैंड था, वो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाया, मोदी कैसे करेगा? मतलब जो दुनिया का सुपर पावर था, जो आज अमेरिका है, उस समय इंग्लैंड था, वो कांग्रेस को मिटा नहीं पाया, उल्टा कांग्रेस ने उसको मिटा के बाहर भगा दिया। और मोदी जी सोचते हैं कि उनका और अदानी जी का रिश्ता कांग्रेस को मिटा देगा। तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को, सीधी बात की। इंग्लैंड के लोगों को, इंग्लैंड को कांग्रेस ने हटा दिया, और आप कह रहे हैं कि हम कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे। तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात यहाँ, लेकिन साथ साथ राहुल गांधी ने वहाँ एक दूसरे मसले पर भी मोदी सरकार को घेरा है, और कहा है कि कांग्रेस से बीजेपी, आरएसएस, मोदी सरकार को डर लगता है। इसी बैठक, इसी रैली को संबोधित करते हुए आज राहुल गांधी जो कुछ कह रहे थे, जरा सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस से डर लगता है मोदी को, और
बीजेपी आरएसएस को। सुनिए। कांग्रेस पार्टी से डर नरेंद्र मोदी को लगता है, आरएसएस को लगता है, बीजेपी को लगता है। और यहां पे आप देख लेना, महाराष्ट्र में सफाई होने वाली है इनकी, बीजेपी की। और अभी क्या है देखिए, तेलंगाना में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जो कर्नाटक में हुआ है वही यहां होने वाला है। और फिर उसके बाद नेशनल इलेक्शंस में जो इंडिया अलायंस है वो बीजेपी को हराने जा रहा है। चाहे मीडिया कुछ भी कह ले, चाहे हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करे, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे राहुल गांधी एक तरफ यहां मंच पे, दूसरी तरफ चुनावी रैली नहीं, लेकिन हाँ रैली में जरूर बातें हो रही थी। और अब सीधा इंडिया गठबंधन में क्या कुछ हुआ, यहां आज 2 दिनों की बैठक में क्या कुछ हो पाया है, क्या कुछ हुआ है, और कैसे यहां एक एक बात जो डीबी लाइव अभी तक आप तक पहुंचाता रहा है, डीबी लाइव की बात कैसे यहां सच साबित होती हुई दिखाई दी है, इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी यहां जुड़े हुए हैं। स्टूडियो से आप देख सकते हैं कि 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, अमलिंदु उपाध्याय जी हैं, और इधर 2 साथी हमारे साथ मुंबई में जुड़े हुए हैं, शकील अख्तर जी और प्रशांत टंडन जी। सीधे शकील अख्तर जी आपके पास आना चाहता हूं, जल्दी जरा आपसे समझूं कि जो कुछ हुआ और कल से लेकर के आज तक, उसमें अब यहां से जो आगे जाने वाली बातें अगर देखी जाए तो जो 2 कमेटियां और 3 वर्किंग ग्रुप, ये कहां तक इस ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि ये जो संगठन बना है, इस संगठन को आगे ले जाता हुआ दिखाई देता है? देखिए, आज जो है मुंबई से पूरा खेल बदल गया है। आज मुंबई में जो मीटिंग हुई इंडिया गठबंधन की, उसने बता दिया कि इंडिया गठबंधन बहुत आगे जा रहा है और जो उसका एजेंडा है उसी के ऊपर अब मोदी जी या केंद्र सरकार लगातार रिएक्ट करती रहेगी। देखिए, सबसे खास बात यह है कि आज की बैठक में मोदी जी ने जो नैरेटिव पेश करने की कोशिश की थी, उस पर कोई बात नहीं हुई, किसी ने उसको जरा सी भी तवज्जो नहीं दी। मोदी जी ने कहा कि हम एक स्पेशल सेशन बुलाने जा रहे हैं संसद का। कांग्रेस ने कहा, बाकी दलों ने कहा, उसका कोई महत्व नहीं है, आप उसमें कुछ भी करें, ये गैर संवैधानिक है। ये एक शब्द बोल के उन्होंने सब खत्म कर दिया कि इस तरह से विशेष सत्र नहीं बुलाया जा सकता है, उसका कोई एजेंडा होता है। दूसरा, एक नई कहानी शुरू करी गई, वन नेशन वन थ्योरी, उसका भी कोई महत्व नहीं है, इन्होंने कोई वेटेज नहीं दिया। तीसरी अभी लेटेस्ट कहानी चल रही है मीडिया में, अभी हाल थोड़ी देर पहले शुरू हुई है कि अक्टूबर में चुनाव करा देंगे, मोदी जी का नया मास्टर स्ट्रोक, उसका भी इंडिया गठबंधन कोई महत्व नहीं दे रहा है। आज जिन कमेटियों की आप बात कर रहे हैं, ये बनाना थी, जिसको कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबको एडजस्ट करना, दल आए हैं, तो ये सारे उसी तरफ की एक कवायद है। ठीक है, अच्छा है, लेकिन जो बड़े नेताओं की मीटिंग है वो आगे भी जारी रहेगी। अभी ऐसी और मीटिंग होगी, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब लोगों के बीच, जनता के बीच बड़े नेता जाएंगे। अब आपको ज्वाइंट पब्लिक मीटिंग देखने को मिलेंगी 4-6 बड़ी जगह, जिसके लिए तारीख और स्थान अभी तय नहीं हुआ है, वो जल्दी हो जाएगा कि कहां पर ये मीटिंग करी जाएगी। दूसरी खास बात यह है कि अब इंडिया गठबंधन एक्शन करेगी, रिएक्शन की सारी जिम्मेदारी अब मोदी सरकार की, भाजपा की, और जो उसका समर्थित गोदी मीडिया है उसकी होगी। अब जो है, कहीं से भी कांग्रेस या विपक्षी गठबंधन डरा हुआ, झिझका हुआ या पीछे हटता हुआ नहीं दिख रहा है, जैसा 2014 और 2019 के चुनाव में दिखा था। तो सब मिला के आज की ये मीटिंग जो मुंबई में हुई है, ये बहुत ही सार्थक है और ये जो है देश में एक माहौल बनाएगी। जी, देश में एक माहौल बनाने जा रही है ये बैठक जो है वो इस बैठक से जो इंडिया अलायंस का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उस स्ट्रक्चर को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या कुछ हुआ। जरा आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, सुबह से दिन से आप देख रहे हैं, तमाम खबरें आ रही हैं, जरा आपके नजरिए से अब यहां से इंडिया गठबंधन को कहां आप देख रहे हैं? देखिए राजीव जी, जो ये मीटिंग हुई है मुंबई में,
इससे एक चीज स्पष्ट हो गई है। अभी तक लोग बात करते थे देश के लोकतंत्र को बचाने की और संविधान को बचाने की। अब स्थिति यह आ गई है कि देश को बचाना है। संविधान और लोकतंत्र तो तब बचेगा जब देश बचेगा। ये जो इंडिया का मैसेज है, जो ये मुंबई की मीटिंग का मैसेज है, वो मैसेज ये है कि ये देश के अंदर दो धुरी की लड़ाई हो रही है। एक देश को जोड़ने की, एक देश को एकता स्थापित करने की और एक देश को तोड़ने की। ये जो मैसेज आज दिया है, जिसमें कि सारे बड़े बड़े नेता, हर क्षेत्र के बड़े बड़े नेता, हर धर्म और जाति के नेता और आपस में सद्भाव की और प्रेम की गंगा बहाने वाले नेता, तो एक मैसेज ये है। इसका जो एक पैरेलल मैसेज है, वो मैसेज जो है बड़ा क्लियर है कि ये देश को धर्म और जाति के आधार पे बांटना चाहते हैं। आप राजीव जी खुद बताइए, यहां जितने लोग पैनल में बैठे हैं, आपके जितने श्रोता और दर्शक हैं, कोई भी बताए, क्या आपने किसी ऐसे मां या बाप की कल्पना की है जो अपने परिवार में बच्चों को लड़ा के खुश हो? आप सोचिए, हर मां बाप की ये इच्छा होती है, हर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की ये इच्छा होती है कि उसके परिवार में, उसकी संस्था में एकता हो, समभाव हो, सद्भाव हो और प्यार हो। भारतवर्ष की परंपरा में हम लोग विदेशियों के गुलाम इसलिए रहे, हमारे अंदर भेद डाला गया। कभी कहा गया ये राजपूत हैं, ये फलानी जगह के हैं, ये सवर्ण हैं, ये दलित हैं, ये बैकवर्ड हैं। हमारे देश के अंदर जब से एकता स्थापित हुई, जब देश स्वतंत्र हुआ, तो महात्मा गांधी ने, नेहरू जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, मोरारजी देसाई ने हमेशा ये कोशिश की 142 करोड़ लोगों में भेद न डाला जाए। ये पहली बार हुआ है पिछले 9 साल के अंदर एक ऐसा राजनीतिक दल उभर के सामने आया है जिसने देश को धर्म और जातियों में बांट दिया है। केवल इलेक्शन जीतने के लिए वो भाइयों को लड़ा रहा है। जो ताकतवर भाई है उससे कमजोर भाई को पिटवा रहा है, उसके हाथ पैर तोड़वा रहा है। तो ये एक जो मैसेज दिया है, जिसमें स्टालिन भी हैं, जिसमें लालू यादव भी हैं, नीतीश भी हैं, ममता जी भी हैं, सारे देश के अब्दुल्ला साहब भी हैं, जितने महबूबा मुफ्ती भी हैं, जितने भी देश के अलग अलग प्रदेश के हर धर्म और जाति के लोग हैं, ये मैसेज है कि देश को बचाने के लिए, भारत माता को खुश करने के लिए, भारत माता को प्रसन्न करने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें आवश्यक है ऐसे दल के साथ खड़े हों जो लोगों को धर्म और जाति में न बांटती हो, जो परिवार में भेद न करती हो, क्योंकि भारत बचेगा, देश बचेगा, इंडिया बचेगा तो देश बचेगा। बने रहिए, चर्चा अभी जारी है। जी, इंडिया बचेगा तो देश बचेगा, ये कह रहे हैं। और साथ में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो परिस्थितियां बन रही हैं वैसी ही बन रही हैं और इंडिया जो है बहुत मजबूती के साथ अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। रविकांत जी, आपकी भी पहली प्रतिक्रिया सुनना चाहता हूं। जो घटनाक्रम है उसको बहुत नजदीक से आप देखते रहे हैं और अब बहुत कुछ सामने है। इसके बाद क्या कुछ आप कहेंगे इंडिया गठबंधन को लेकर? देखिए, इंडिया अलायंस की ये तीसरी बैठक थी और जैसा कि पहले से ही हम लोगों को उम्मीद थी कि एक समन्वय समिति बननी है और चुनाव कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा इसको लेकर के चर्चा होनी है। ये दोनों ही चीजें हम लोगों को दिखाई पड़ी और जो मुंबई से मैसेज गया उसका असर इतना था कि कल नरेंद्र मोदी की तरफ से जो शिगुफा छोड़ा गया, एक विशेष सत्र बुलाएंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही थी और ये दरअसल टास्क दिया गया था गोदी मीडिया को कि ताकि अडानी साहब पर बात ना हो कि कैसे जो वित्तीय घोटाला हुआ है, अडानी साहब इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचे, उसमें मोदी जी की क्या भूमिका है, इसकी कोई चर्चा ना हो। इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होने लगी, संसद के नए सत्र की बात होने लगी, इंडिया अलायंस की चर्चा ना हो इसलिए इसकी बात होने लगी। लेकिन जी, रविकांत जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यहां रख रहे थे। जरा रविकांत जी फिर से जुड़े, लेकिन उससे पहले और तमाम आप दूसरे साथियों के बीच आऊं, लेकिन उससे पहले जरा आपके पास आना चाहता हूं। लालू प्रसाद यादव
ने क्या कुछ कहा है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि मोदी जी को सूर्य लोक में भेज देना चाहिए, उनका नाम हो जाएगा। सुनिए जरा लालू प्रसाद यादव को। काफी जय जयकार हो रहा होना चाहिए, वैज्ञानिकों का होना चाहिए। चंद्रयान पर लोग गए, सब घूमे फिरे लोग, हमारे वैज्ञानिक, देश का नाम ऊंचा हुआ। अब हमने सुना है कि मोदी जी अब ये सोच रहे हैं, और इसीलिए पहले ही लोकसभा का मीटिंग भी सुना, बुला दिया है। हमने ये सुना, किसी जिम्मेवार आदमी ने कहा कि भाई हम लोग तो अब इतना देश के वैज्ञानिक आगे देश को ऊंचा कर दिए, दुनिया में नाम हो गया। हम अपील कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिकों से, अपने देश के वैज्ञानिकों से, कि भाई मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए। इनको चंद्रलोक से की बात छोड़ो, अब सूर्यलोक पर इनको पहुंचा नरेंद्र मोदी, पहुंच तो जाओ। हाँ, दुनिया भर में नाम हो जाएगा मोदी जी का। अमेरिका सब देश कहाँ पीछे छिप। राहुल गांधी जी घूमते रहते हैं अमेरिका में, कई देश में घूमे, इनको अवसर मिला है। तो ये भी देख लेंगे कि भाई मोदी जी सचमुच में देश का नाम करने के लिए अब ये चल पड़े हैं आगे। दशहरा के बाद इसकी तैयारी कर लें, हमारी शुभकामना है कि चले जाएं। इतनी गरीबी है, गुरबा लोग हैं, बेकारी है, चारों तरफ फैला हुआ है, और बोलते हैं कि देश आगे बढ़ गया, कि देश आगे बढ़ गया। देश के नेताओं को कोई भी ऐसा नेता नहीं छूटा है जिसको ईडी में, सीबीआई में ये ना फंसाए हों, सबको फंसा के। ये हम देखते थे, पहले के जमाना में सुनते थे कि जो बड़े लोग होते थे, सामंती लोग होते थे, वो गरीबों को और मिडिल क्लास के लोगों को मुकदमा में फंसा के और शासन करते थे। वही इनकी आदत हो गई है, और हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तो लालू प्रसाद यादव आज अपने अंदाज में आप देख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, और अपने स्वास्थ्य के बारे में भी उन्होंने बात की। किडनी ट्रांसप्लांट, उनकी बेटी ने किडनी डोनेट किया है, ये सारी बातें भी उन्होंने रखी। और लेकिन सबसे बड़ी बात की ये तमाम नेता जो मंच पे थे मौजूद, और जो बोले वो भी, जो नहीं बोले वो भी, इंडिया गठबंधन को लेकर के बहुत आश्वस्त नजर का उत्साह इन नेताओं में था। और यहां से अब आगे इंडिया गठबंधन किस दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है। सीधा प्रशांत टंडन जी, आगे किस दिशा में इंडिया गठबंधन? देखिए राजीव जी, मुंबई में आज के बाद से, यानी आज से ही इंडिया गठबंधन का इंजन चालू हो गया। अभी तक इसकी असेंबलिंग हो रही थी, अब वो इंजन चालू हो गया। अब उसकी कमेटियां बन गई, उसकी में चाहे वो रिसर्च कमेटी हो, चाहे वो कैंपेन कमेटी हो, चाहे वो स्ट्रेटजी कमेटी हो, ये कमेटियां बन गई। ये कमेटियां उनके अलावा जो इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास हैं ऑलरेडी, तो ये जो कमेटियां हैं ये कोऑर्डिनेट करेंगी दूसरी पार्टियों से। लेकिन इंजन पॉलिटिकल प्रोसेस का इंजन चालू हो गया। और इस इंजन चालू होने का मतलब क्या है? इस इंजन चालू होने का मतलब है कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती भी इसके साथ हम मान सकते हैं कि शुरू हुई। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इतिहास को देखकर कह रहा हूँ कि जब भी बड़ा गठबंधन कोई बनता है वो सत्ता में आता है, और कुछ इतिहास के टर्निंग पॉइंट हुए हैं। याद कीजिए इलाहाबाद का इलेक्शन वीपी सिंह का, याद कीजिए बाबरी मस्जिद के गिरने का, या तमाम सारे ऐसे ऐतिहासिक जो क्षण हुए हैं। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी का बनना, ये जो पॉलिटिकल माइलस्टोन्स हैं। आज मुंबई में जो तस्वीर हमारे दर्शकों ने देखी, अभी जो तस्वीर आप चला रहे थे, इतने इंडिया गठबंधन के 63 या 64 या 70 नेता, 28 पार्टियां,
ये एक मील का पत्थर है भारत की राजनीति में, और भविष्य के इतिहासकारों के लिए एक डेट है कि यहाँ से शुरू हुआ था प्रोसेस। तो पॉलिटिकल प्रोसेस आज से चक्का चालू हो गया। मशीन, जो मशीन की असेंबलिंग हो रही थी, वो मशीन की असेंबली हो गई। अब वो जनता के बीच में जाएंगे, जिसकी शुरुआत आज ही राहुल गांधी ने कर दी कि इंग्लैंड जैसा सुपर पावर भी कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाया तो मोदी क्या करेंगे। ये एक बड़ा बयान इस बैठक से निकल के तुरंत आया। बहुत समय बाद राजीव जी ने देखा कि लालू प्रसाद यादव अपनी फॉर्म में दिखाई दिए। तो और स्टालिन को सुना, उद्धव ठाकरे को सुना यहाँ पे, और ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच जो सिनर्जी दिखाई दी, जिसकी चर्चा सुबह भी शकील साहब ने की थी, ये सब चीजें जो देखकर लग रहा है ऐसा कि एक बड़ा पॉलिटिकल जो है वो प्रोसेस जो है वो देश में चालू हो गया। और हम कल से देखेंगे कि किस तरीके से ये रोल आउट होता है, और यहाँ से मोदी साहब कितने कितने गिमिक्स करेंगे। कभी पार्लियामेंट बुला रहे हैं, कभी 200 रुपए कम कर रहे हैं, तमाम सारी चीजें हमको नाटक देखने को मिलेंगे। और इस नाटक को देखते जाए जनता और मनोरंजन करता जाए अपना। बिल्कुल बिल्कुल, नाटक को देखते जाइए और आगे जो राजनीति है उसमें आपका जो रोल है यानी वोट देने का रोल, उस रोल पे जरूर आइएगा। आपसे अपील है यानी कि वोट देने जरूर जाइए जब भी वोटिंग हो। और कहा जा रहा है कि शायद पहले हो जाए, बाद में हो, जो भी हो, वन नेशन वन इलेक्शन से लेकर के तमाम बातें चल रही हैं। हमारे साथ रविकांत जी दोबारा जुड़ गए हैं। रविकांत जी अपनी बात रख रहे थे और रविकांत जी आप जुड़ चुके हैं। जरा आपसे समझना चाहता हूं, जो बातें आप रख रहे थे, जरा अपनी बात पहले पूरी कर लीजिए, फिर उस पर चर्चा आगे करते हैं। जी राजीव जी, मैं इस बात को कह रहा था कि जो इंडिया अलायंस है उससे घबराहट मोदी जी में साफ दिखाई दे रही है, और इसीलिए उन्होंने इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कि कहीं मीडिया में ये सुर्खी न बने कि किस तरह से तमाम राजनीतिक दलों के लोग एक मंच पर आए हैं, उनकी आपस की केमिस्ट्री क्या है। आज का जो उत्साह और कल का जो मुझे मैंने देखने में आया वो ये है कि बड़ी उत्साह धर्मता थी। ये लोकतंत्र के उत्सव के रूप में मैं इसे देखता हूं, क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि पार्लियामेंट में ही वो सौहार्द दिखाई दे। जब सत्ता इस तरह की हो जिसका तानाशाही पूर्ण रवैया हो, उस समय विपक्ष एकजुट होकर के अगर वो वहां पर अपने एजेंडे को तय कर रहा है और जनता के जो परेशानियां हैं, उनके जो समस्याएं हैं, उनको लेकर के अगर एकजुट हो रहा है, तो मैं इसे भी लोकतंत्र के उत्सव के रूप में देखता हूं। और जाहिर तौर पर ऐसे लोग, ऐसे नेता जो उस राज्य में आपस में संघर्ष करते हैं, लेकिन वो एक मंच पर थे, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे, फोटो भी सेशन चल रहा था, तो इतना सौहार्दपूर्ण वातावरण, और ये किस चीज का नतीजा है? ये उस आत्मविश्वास का नतीजा है जो राहुल गांधी ने बात को कही कि हम मिल करके इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, इसको हरा देंगे। क्योंकि जो गोदी मीडिया के जरिए नैरेटिव बनाया गया कि साहब मोदी को कोई नहीं हरा सकता है, आएगा तो मोदी ही, लेकिन ये जो एकजुटता है उसने सीधे तौर पर इस बात को रेखांकित कर दिया है कि अब कोई और ताकत नरेंद्र मोदी को, कोई और छल, कोई और प्रपंच उनको बचा नहीं सकता है। और इस देश के अवाम के साथ किया है, जो छल किया है और जो धोखेबाजी की है। मैं बहुत होशो आवाज में ये आरोप लगा रहा हूं, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो। आप उस समय के स्लोगन देखिए 2014 के, अच्छे दिन आएंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, आपकी बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, आपकी बार मोदी सरकार। और मणिपुर में क्या हो रहा था, हाथरस में क्या हो रहा था, जहां महिलाओं को नग्न परेड कराई जा रही थी और उनके साथ रेप हो रहे थे और मोदी जी खामोश थे। राष्ट्रवाद को लेकर के बहुत जोर शोर से बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर रही है, विपक्ष पर हमलावर रही है, लेकिन चीन ने कहां तक घुसपैठ कर ली है, 26 पॉइंट्स तक अब भारतीय सैनिक गश्ती नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी ने लद्दाख में जाकर के इस बात को रेखांकित किया कि हजारों एकड़ जमीन पर चीनी सैनिकों का एक तरह से कब्जा हो गया है, वहां तक अब भारतीय सैनिक नहीं पहुंच पा रहे। तो इसका मतलब क्या है? और दूसरी तरफ अडानी साहब का वो पूरा पर्दाफाश हो गया है। क्या मोदी कब तक बचाएंगे अडानी को, कब तक बचाएंगे? और इसी वजह से देखिए, जब धन का संकेंद्रण कहीं एक जगह होता है या कुछ पूंजीपतियों के हाथ में होता है,
तो जाहिर तौर पर गरीबी और शोषण बढ़ता है। और गरीब लोगों को तो आपने लाइन में लगा दिया 5 किलो राशन के लिए। तो जो गरीबी और असमानता की खाई चौड़ी हो रही है, उसकी मूल वजह है नरेंद्र मोदी का ये मित्रवाद। उद्धव ठाकरे ने आज इस बात को रेखांकित किया कि जो परिवारवाद आप बात कहते हैं, नरेंद्र मोदी तो मित्रवाद चला रहे हैं। अडानी, अंबानी और न जाने कितने लोगों को तो आपने बाहर भेज दिया। उनके साथ क्या किया? आप एक जांच नहीं करा सकते। तो ये जो हमला है उसमें उन लोगों की भावनाएं हैं जो देश आज देख रहा है, और एकजुटता इस बात को रेखांकित कर रही है कि अब ये गठबंधन इस सत्ता को, जो तानाशाही पूर्ण रवैया जिसका है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार दिखता है। जी, तैयार है और तानाशाही पूर्ण रवैया। और यहाँ दूसरी तरफ ये दिखाई दे रहा है कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। अब ये बात यहाँ से कही जा सकती है। आना चाहता हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, इस पूरी मीटिंग से अगर कुछ निकाल करके देखा जाए कि क्या निकला, तो क्या देख रहे हैं आप? राजीव जी, इस पूरी मीटिंग से अगर देखा जाए तो क्या निकला, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए निकल करके आई है। अभी तक जो बातें थी कि अब एकजुट होगा इंडिया और किस तरीके से गठबंधन होगा, किस तरीके से क्या होगा, सारी चीजें एकदम साफ हो गई और एक बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सामने अब खड़ी हो गई है। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा कि यहाँ 60% भारत बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर पर 60% भारत वहां बैठा हुआ था और 60% भारत का प्रतिनिधित्व जो है उससे भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ सकती। सबसे बड़ी बात यह है राजीव जी की जो इंडिया गठबंधन है उसके अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी राज्य अछूता नहीं है जहां इस गठबंधन की मौजूदगी नहीं हो। जबकि जो एनडीए के तथाकथित 38 दल हैं वो पूरे भारत में नहीं है। एनडीए खास क्षेत्रों में सिमटा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के खास क्षेत्रों में सिमटी हुई है, जबकि इंडिया वाकई में इस इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक सब जगह का प्रतिनिधित्व इंडिया में है। तो मुझे लगता है कि इंडिया ने वास्तव में गंभीर रूप से भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती पेश की है। और आज मोहन भागवत जी कह रहे थे कि ये हिंदू राष्ट्र है, तो मोहन भागवत जी के लिए भी एक चुनौती जो है कठिन पेश कर दी है कि आईजी ऑफ इंडिया जो है वो इस देश का संविधान है और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर के जिस तरीके से इस देश को, संविधान को चौपट करना चाहती है, उसके खिलाफ ये इंडिया मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और किसी भी कीमत पे इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को और इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को जो है वो नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। और जितने भी लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई, सबका लगभग एक सुर यही था कि किसी भी तरीके से इस देश की जो आज़ादी है और इस देश के अंदर जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनकी रक्षा की जाएगी और संविधान की रक्षा की जाएगी। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए सामने निकल करके आई है। अब देखना ये है कि किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी से निपटती है। अब कुछ खबरें कह रही हैं, अभी कुछ खबरें नहीं है, सब वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर कोई कमेटी सरकार ने बना दी है और राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जो है वो उसके हेड बनेंगे। अब ये अपुष्ट खबरें हैं, अब वो कुछ भी कमेटी बनाई या कुछ भी नहीं, लेकिन ये चीज भी साफ नजर आ रही है कि इंडिया की इस तीसरी बैठक से भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा जो है वो अपसेट हो गई है और उसे साफ दिख रहा है अच्छे तरीके से कि अब ये चुनौती बहुत गंभीर है, बहुत ज्यादा परेशान है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत ज्यादा इंडिया के गठन के बाद से ही परेशान है। और आज शरद पवार भी कह रहे थे कि ये हमें घमंडिया कह रहे हैं, लेकिन घमंड किसका है वो सब आप देखिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ की शरद पवार हो या अरविंद केजरीवाल हो या ममता बनर्जी हो या तमाम नेता, दूसरे नेता भी एक मंच पर एक साथ नजर आए। ममता बनर्जी को पहले जाना था, लेकिन खासकर शरद पवार ने आज उद्बोधन दिया, मतलब प्रेस को संबोधित किया और अपनी बात रखी। लेकिन यहाँ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, जरा आपसे भी समझो कि कैसे देख रहे हैं आप अब यहाँ से इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ते हुए। अब इंडिया गठबंधन ने अपनी एक रूपरेखा तैयार कर ली है और सबसे बड़ी बात जो प्रस्ताव आया है, जो रिजोल्यूशन आया है इन लोगों का, उसमें ये कहा गया है कि हम अब अलग अलग रैलियों के जरिए लोगों के बीच जाएंगे। और इनका एक ऑलरेडी नारा या कहें तो एक स्लोगन ऑलरेडी है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। और इस जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया को अलग अलग भाषाओं में रूपांतरित करके, ट्रांसलेट करके भी लोगों के बीच, जन जन के बीच पहुंचाना है। तो यहाँ से किस दिशा में भारत को एक या इंडिया को एक वैकल्पिक राजनीति की तरफ ले जाता हुआ इंडिया गठबंधन दिखाई देता है आपको? राजीव जी, इस जो विपक्षी दलों की जो बैठक हुई है इंडिया की, इसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं ये मानता हूं
कि भारत में विपक्ष की भी साख जो है वो लगातार खत्म होती जा रही थी। कुछ समय पहले तक विपक्ष भरोसेमंद नहीं था, जनता के भावनाओं पे, जनता की अपेक्षाओं पे वो कभी खरा नहीं उतरता था। उसके बारे में बहुत सारी बातें फैलाई गई थी। कहा यह जाता था कि ये कोई स्थिर सरकार नहीं दे सकते, ये कहा जाता था कि जैसे ही एकत्र होते हैं टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। मुझे लगता है कि इस इंडिया की सबसे बड़ी जो ताकत बन के जो आई है बात, वो ये आई कि जनता का जो भरोसा है वो विपक्ष में लौटा है। आप जानते हैं कि किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात यह होती है कि सरकार की साख से भी ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण होती है विपक्ष की साख। विपक्ष को जनता किस तरीके से देखती है, किस नजरिए से देखती है, ये बहुत आवश्यक है। ये जो सारा कुछ यहाँ पर हुआ है 2 दिनों के अंदर, इसमें बहुत ही स्मूथली सब कुछ बिजनेस हुआ है। मोदी सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, आरएसएस के लोग हो, टकटकी लगाए बैठे थे। जैसे आप समझिए कि किसी पेड़ पर एक कौवा कुछ लेकर चला गया हो, उसके चोट से क्या गिरता है ताकि नीचे के प्राणी उसको झपट सके। ऐसी कोई भी बात नहीं होनी थी वहां पर इंडिया ने कि कोई ऐसा मुद्दा हो जिसमें कोई भी थोड़ी सी भी दरार नजर आए तो उसको जो मीडिया है, पिछलग्गू मीडिया जो है, उस दरार को पूरा दरवाजा बना देता। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसे सारे मुद्दे जिसमें कोई भी एक विवाद हो सकता था वो उन्होंने फटकने ही नहीं दिया। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। आने वाले समय में इस इंडिया की बैठक को इस रूप में याद किया जाएगा कि जिस समय देश को सबसे ज्यादा जरूरत थी विपक्ष की ताकत की, विपक्ष की मौजूदगी, विपक्ष की एकता की, इस इंडिया ने उस अपेक्षा पर खरा उतर के दिखा दिया है। तो ये निश्चित रूप से माइलस्टोन है। आने वाले बहुत लंबे समय तक राजनीतिक रूप से इसकी चर्चा होती रहेगी। और जो आने वाला जो इंडिया है, जो नया भारत जो बनेगा, उम्मीद हम ये करते हैं कि चाहे चुनाव अभी हो बाद में हो, क्योंकि अब ये जो फैलाया गया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो उसका जिस तरीके से कोई असर ही नहीं हुआ वहां पर, तो ये भी एक घबराहट जाएगी। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि वह मुद्दा जो है, वह प्रस्ताव जो है वो आएगा ही नहीं और कह दिया जाएगा कि भाई ये सत्र जो है ये तो किसी और कारण से बुलाया गया है, जो भी है। तो अब मुझे ये लग रहा है कि हमारी बात सही है कि अंतिम बात की इंडिया जो है वो ठीक युद्ध के मैदान में उतर चुका दिख रहा है। राजीव जी। जी शकील अख्तर जी, 60% इंडिया बने रहिए, चर्चा अभी जारी है। 60% भारत हमारे साथ है। राहुल गांधी ये दावा कर रहे थे, कितना दम है इसमें? और यहाँ से अगर 60% भारत है तो कह रहे हैं, संजय राउत ने कहा, राहुल गांधी ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सबने अपनी बात कही और सबका यही कहना था कि अगला चुनाव हम ही जीत रहे हैं। क्या देखा जाए यहाँ से, अगला चुनाव इंडिया जीत रहा है गठबंधन? देखिए, चुनाव बहुत जल्दी होगा ये अब सबको अनुमान लगने लगा है। इसीलिए राहुल गांधी ने आज ये इतनी बड़ी बात कही कि हम आसानी से जीत रहे हैं, उन्होंने कहा। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई चुनौती है, हम लड़ेंगे, टफ फाइट देंगे। उन्होंने कहा हम तो जीत रहे हैं। और जो 60% की उन्होंने बात कही है, तो एक बात हमको समझ लेना चाहिए कि राहुल जो है बड़बोले नहीं है, चीजों को बहुत बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलते हैं, वो कम ही बोलते हैं। तो ये 60% राहुल ने बोला है, तो ये बिल्कुल उन्होंने लोअर लेवल दिया है, बहुत ही कम बोला है 60%। आज की तारीख में सच्चाई ये है कि जो इंडिया गठबंधन है उसके पास इससे ज्यादा जन समर्थन आ चुका है। इसका उदाहरण क्या है या इसके हम कैसे समझ सकते हैं? इसको हमें इस तरह देखना चाहिए कि कल से मीडिया खबरों को किस तरह से पेश कर रहा है। जब राहुल ने अडानी की बात करी कल, टीवी ने किसी ने उस खबर को नहीं दिखाया। उन्होंने अडानी का नाम तक लेने से परहेज किया। प्रिंट मीडिया क्या कर रहा है? इंडिया को यहां हमने देखा, हमारी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, सीधा सीधा INDIA लिखा है। जैसा जिसका नाम है वैसा ही सबको लेना पड़ेगा। आप किसी का नाम भी किसी और तरह से नहीं ले सकते। INDIA। तो आज एक सबसे बड़े अखबार ने, जो हिंदी का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा बिकने वाला अखबार कहलाता है, यूपी बेस्ड है, उसने किस तरह लिखा उसको? देवनागरी में I, देवनागरी में N, देवनागरी में D। उसने उसका उपहास उड़ाने की, मजाक उड़ाने की कोशिश करी और बड़ा उस बात का विरोध हो रहा है। लोग उस बात को हंस रहे हैं कि एक अखबार जो यूपी का सबसे बड़ा, यूपी का नहीं, हिंदुस्तान का, हिंदी का सबसे बड़ा अखबार कहलाता है, वो इतना डर गया।
वो इंडिया को सिंपल इंडिया नहीं लिख पा रहा था। हिंदी में जैसे देवनागरी में हम कहते हैं, स्क्रिप्ट देवनागरी है हिंदी की, तो हमसे ई, न आधा, ड में छोटी की मात्रा, य में इंडिया लिख सकते हैं, लेकिन ना, वो लिख रहा है आ, बड़ा आ, इमली का आई। ये क्या है? ये डर है। ये डर अब मीडिया के अंदर तक पहुंच। आज सारे नेताओं ने मीडिया से कहा, वो बहुत पुचकार के कहा, आज के जो लफ्ज थे पुचकार के कहा, और उन्हें एक आश्वासन भी दिया कि देखो तुम गुलामी में हो, तुमको हम आजाद करा देंगे। और ये बात सही है। आज मीडिया जो है वो इस बात को महसूस कर रहा है कि जो वो देख रहा है उसको बता नहीं सकता, उसको लिख नहीं सकता। अब इस मीटिंग के बाद बहुत सारी बातें शुरू हो गई हैं। ममता बनर्जी को भी लेके कही जा रही हैं कि वो जल्दी क्यों चली गई। जिन ममता बनर्जी ने आज सुबह मीटिंग की शुरुआत में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को शाल पहना के उनका सम्मान किया, वो बड़े अदब के साथ किया। उन ममता बनर्जी किसी छोटी बात पे नाराज हो सकती हैं? जो ममता बनर्जी जो हैं इस सारी चीजों को बड़े खुल के कह रही हैं, लेफ्ट के लोगों से मिल रही हैं। सीट शेयरिंग में आज क्या कहा है सबने? एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि हम अपने नुकसान पे भी सीट शेयरिंग करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आज की मीटिंग में। आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि लेन देन होगा, मगर वो लेन देन किस तरह होगा कि हम लेने पे यकीन करेंगे, देने पे कम करेंगे। क्योंकि हम जैसे दे रहे हैं वो भी तो हमारे इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ना। हमें मिला जुला के सब नेताओं का एक कहना था, ये प्रस्ताव आया नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि इसको आप अनौपचारिक प्रस्ताव कह सकते हैं, जो मीडिया के सामने या पब्लिक के सामने नहीं आएगा, पर नेताओं के बीच में आया कि हमें कम से कम 300 सीटें जीतना। हम 300 से ऊपर सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चलेंगे। इसीलिए आज सीट शेयरिंग अभी थोड़ा जल्दी था, क्योंकि जो आपने बताया और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि 2 कमेटियां बनाई और 3 वर्किंग ग्रुप बनाए, इस पे काफी टाइम खर्च होता है। हर पार्टी अपना नाम देती है, कभी कभी कोई पार्टी कहती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि सीपीआईएम ने एक कमेटी के लिए कहा कि हम बाद में देंगे, एक कमेटी के लिए ममता बनर्जी ने भी कहा कि हम बाद में देंगे। कई चीजें होती हैं, कई बार जल्दबाजी में कुछ ऐसे नाम भी जाते हैं कि जिनको बदलना भी पड़ता है। एक झारखंड मुक्ति मोर्चे का भी एक नाम ऐसा आया था जिसमें जो लिखा गया था कि बाद में देंगे, फिर बाद में उसमें करेक्शन किया गया। ये सब इसमें काफी टाइम गया, लेकिन ये औपचारिकताएं थी मीडिया को दिखाने के लिए कि अगर ये भी अगर न करते तो मीडिया कहती क्या करा। देखिए, झंडा कभी था नहीं एजेंडे में। जी, आता हूं, झंडे पे भी आऊंगा और भी तमाम बातों पे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप कह रहे हैं उस पे आना जरूरी है, और वो बात है कि 300 सीटें जीतने का लक्ष्य, कम से कम 300 सीटें, कम से कम 300 सीटें जीतने का लक्ष्य। ये बातें मीडिया में नहीं आई, बाहर नहीं आई हैं, लेकिन अंदर खाने इस बात की भी चर्चा खूब चली है। आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप जो बात स्वामी जी कहते रहे हैं अभी तक कि इंडिया जीत रहा है, इंडिया गठबंधन जो है अगला चुनाव जीत रहा है, और अंदर खाने इस लक्ष्य को अचीव ही नहीं करना, यहां से गिनती की शुरुआत करना, ये भी आज सुनाई दे रहा था। हालांकि ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर यह बात कोई करेगा नहीं। ये बात अगर शायद मोदी जी के सामने होती तो वो कह सकते थे, क्योंकि वो लोग टारगेट वैसे ही देते हैं, अब की बार 400 के पार वाला। लेकिन इन लोगों ने ऐसा कोई टारगेट नहीं दिया है। लेकिन कहना ये जरूरी यहां पर है कि अब इंडिया के अंदर खाने में भी एक टारगेट है कि हमें 300 से अपनी गिनती शुरू करनी है। क्या कहेंगे? नहीं राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया में अंदरूनी स्तर पे ये बात हुई है, वो अपने को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इसका माने उनको जनता के जो भाव हैं उनकी पूरी सूचना नहीं है। देखिए, 300 से ज्यादा नहीं, ये बिल्कुल एक तरफा लड़ाई है इस बार। ये देखिए, बिल्कुल उसी प्रकार की घटना है। फिर मैं पौराणिक कथाओं की तरफ ले जाऊंगा, आपके दर्शक कहेंगे कहां स्वामी जी वहां ले गए। ये एक प्रकार का समुद्र मंथन हुआ है समुद्र के किनारे मुंबई में, और उस समुद्र मंथन में ये थोड़ा अंतर ये है, दोनों तरफ केवल देवता हैं, और समुद्र मंथन में जो अमृत निकला है बस केवल ये ध्यान रखना है कहीं राहु केतु उसको लेके ना भाग जाए। देखिए, आपने देखा कि जो आपकी बिहार की पार्टी है एलजेपी, उसके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिया ज्वाइन करने वाले हैं, वो संपर्क में हैं। अकाली दल संपर्क में है, बीजेपी के 50% नेता संपर्क में हैं। ये जो 300 का आइडिया है, पता नहीं ये आइडिया कहां से आया।
जनता के बीच में इस समय जो रोष है उसमें बीजेपी के कुछ 15-20% लोगों को छोड़ 300 का है ये। स्वामी जी ये 300 जो है ये यहाँ से गिनती शुरू करनी है, ये बता रहे हैं। नहीं, क्यों गिनती शुरू करनी है? मैं कह रहा हूं बीजेपी की गिनती 50 से नीचे से शुरू कीजिए। अगर 50 सीट बीजेपी को मिलेगी और बाकी जो पार्टीज हैं जो इंडिया और एनडीए में नहीं है उनकी 50-60 सीट हैं, तो बाकी सीटें तो इंडिया ही को मिलनी है। तो देखिए, वास्तविकता में ये जो इस समय जो युद्ध है ये निर्णायक युद्ध है। 1977 से भी बड़ा युद्ध है ये। इस प्रकार की स्थिति देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जो देश को तोड़ रहे हैं, और ये तोड़ने की केवल बात नहीं है, ये इस प्रकार के शासन तंत्र को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने महत्वहीन बना दिया है। ये नॉर्थ ईस्ट से इनको कोई मतलब नहीं है, साउथ से इनको कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि भारतवर्ष की जो विशाल एक स्थिति है, इतना विशाल देश, इतना बड़ा देश, जिसकी जो अनेकता में विविधता में अनेकता वाला हमारी जो परंपरा है, हमारी जो एक भाई बंधु वाली परंपरा है, ईद और हमने दिवाली जिस प्रकार से प्यार से मोहब्बत है, हमने ईस्टर मनाया है, जिस प्रकार से बचपन में हमने एक दूसरे के प्रति प्यार देखा है, जिस प्रकार से 1962 और 71 और सारी युद्ध हमने देखे हैं, हम मिलजुल के लड़े हैं। हम भाई भाई नहीं लड़ सकते, ये लोग भाई भाई को लड़ाते हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, और इंडिया ने क्या निर्णय किया मुझे नहीं पता, लेकिन वास्तविकता यह है हम आपस में नहीं टूटेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। जहां मेरा धर्म और मेरी जाति मेजॉरिटी में होगी, हम दूसरे की रक्षा करेंगे, जहां वो मेजॉरिटी में होंगे हमारी रक्षा करेंगे। 142 करोड़ भारतीय एक परिवार है, और क्योंकि इन्होंने 9 साल में इस परिवार को तोड़ा है, इसलिए इनको वापस आने की अनुमति किसी स्थिति में देश नहीं दे सकता। जी, एक बहुत बड़ी बात यहाँ, और जो आप कह रहे हैं ये ऐसे ही बातें जो हैं ये इंडिया गठबंधन के नेता भी कह रहे हैं। प्रशांत टंडन जी, यहाँ कहीं ना कहीं ये अब बात समझ में आ रही है, और इंडिया गठबंधन के नेता भी ये बात कह रहे हैं कि देश की जनता जो है वो तंग आ चुकी है, और इसलिए क्योंकि राहुल गांधी भी जो बात कह रहे हैं कि 60% भारत तो हमारे साथ है, मंच पे है, आज कह रहे थे, आपने भी देखा, हम सब उसी जगह मौजूद थे, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे हम लोग। और उसके बाद यहाँ से और स्वामी जी वही बात कह रहे थे कि देश की जनता जो है तंग आ चुकी है, और अब यहाँ से इंडिया गठबंधन को एक उम्मीद जो है, उम्मीद ही नहीं, एक कॉन्फिडेंस इंडिया गठबंधन में दिखाई दे रहा है कि नहीं, हम तो जीतने जा रहे हैं। देखिए 60% ये क्या है? 60% वोट शेयर है। ये 60% वोट शेयर 2019 के चुनाव के हिसाब से, जो पुलवामा का चुनाव था, जो बालाकोट का चुनाव था, जिसके बारे में सतपाल मलिक कई बार कह चुके हैं। देखिए, मुख्य तौर पे ये जो सीट शेयरिंग और ये जो बारीक चीजें हैं, ये गठबंधन के लोग बंद कमरों में बात करेंगे, इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। 2024 का इलेक्शन ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, जब जनता लड़ेगी, और ये जो नफरत फैलाने वाला मीडिया है, जो दिन रात हिंदू मुसलमान करता है, जो समाज को बांटने का काम कर रहा है, जो भारत के संविधान के खिलाफ है, इस मीडिया के लिए भी इंडिया गठबंधन को काम करना पड़ेगा। नीतीश कुमार ने बड़ी बात कही है, इसके प्रति सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा यही नैरेटिव, यही बातें चलाएगा, नेगेटिव बातें। राजीव जी, इलेक्शन का इतिहास आप उठा के देखिए, जब भी बड़े इलेक्शन होते हैं, बड़े बड़े नेता चुनाव हार जाते हैं, और जिसका नाम भी नहीं सुना होता वो चुनाव जीत जाते हैं। हमने वाजपेयी जी को चुनाव हारते देखा, इंदिरा गांधी को चुनाव हारते देखा है, तमाम बड़े नेता, माधवराव सिंधिया चुनाव हार गए, तमाम नेता बड़े चुनाव हार जाते हैं। और चुनाव जब वेव चलती है तो वेव में कोई भी जीतता है। फिर उसमें ये सीट शेयरिंग और ये सब, केवल सीट शेयरिंग में इतना ख्याल रखना कि गठबंधन के लोग आपस में ना लड़ें, एक बात। दूसरी बात की देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया गठबंधन को समझना, सब चीजें ठीक है, नेताओं के बीच में कोऑर्डिनेशन ठीक है, वैचारिक दृष्टि से ठीक है, मीडिया के प्रति सजग हैं, उसको और थोड़ा सा वो होना चाहिए अग्रेसिव मीडिया के प्रति। लेकिन जो अशोका यूनिवर्सिटी के सब्यसाची दास का रिसर्च है, जो इलेक्टोरल फ्रॉड है,
जो वोटर लिस्ट से नाम गायब किए जाते हैं वंचित समाज के, माइनॉरिटीज के, इंडस्ट्रियल स्केल पर नाम गायब हो जाए कोई बात नहीं, तो खैर स्पेलिंग मिस्टेक या तमाम चीजें होती हैं जो प्रशासनिक त्रुटियां होती, क्लरिकल मिस्टेक जिसको कहते हैं, लेकिन ये इंडस्ट्रियल स्केल पर 7 करोड़ लोगों के, 8 करोड़ लोगों के अगर नाम गायब हो जाए और उसमें अधिकांश नाम जो है वो मुसलमान और दलित समाज के हों, तो ये अलार्मिंग है। तो इसलिए माइक्रो लेवल पे जाके जहाँ काम करना है इंडिया गठबंधन को, इन पार्टियों को, वो काम करना है कि बिल्कुल एकदम जिला, ब्लॉक, तहसील लेवल पे, मोहल्ला लेवल पे इलेक्टोरल रोल्स को के ऊपर नजर रखनी है। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है जो ये हो रहा है। तो इसको अगर रोकने में इंडिया गठबंधन कामयाब हो गया तो 60% क्या उसके भी आगे जाएगा। एक बहुत बड़ी बात आप ये कह रहे हैं, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सब्यसाची दास की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के आधार पर बहुत सारी बातें आई और राहुल गांधी भी इस बात को 1-2 जगह सामने रखते हुए नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये कि क्या अलग अलग जगहों पे इलेक्टोरल रोल्स की बात हो रही है, वोटर लिस्ट की बात हो रही है, इन सब की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। आना चाहता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास एक बार फिर और आपसे समझूं कि क्या तमाम गतिविधियां चलेंगी। सत्ता पक्ष तो चाहेगा कि किसी न किसी रूप से अगला चुनाव भी जीतें। मोदी जी की भी चाहत है कि वो रिकॉर्ड बनाएं, कि तीसरी बार रिकॉर्ड प्रधानमंत्री रहें वो। क्या ये रिकॉर्ड बनाते हुए आज की तारीख में जो इंडिया गठबंधन कह रहा है प्रोफेसर रविकांत जी कि अगला चुनाव हम ही जीतेंगे, आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन सही कह रहा है? क्योंकि आप लोगों के बीच रहते हैं, उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य वहां आप रहते हैं, उस हिसाब से भी आपसे समझना चाहूंगा कि क्या सचमुच इंडिया गठबंधन के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस मात्र नहीं है बल्कि ये जनता की आवाज है जो वो समझ रहे हैं, इंडिया गठबंधन सुन रहा है। देखिए राजीव जी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश का माहौल पूरे तरीके से बदला हुआ दिखता है। जो जन सामान्य है, चाहे उसमें किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, वो सब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का जो तानाशाही पूर्ण रवैया है उसे आगे जा चुका है। जिस तरह से उत्पीड़न बढ़ा है, गरीबी बढ़ी है, विषमता की खाई बढ़ी है, उसके वजह से इस देश का जनमानस अब ये कहने लगा है कि साहब अच्छे दिन लाने का जो आपने वादा किया था, अब बेहतर है कि हमारे पुराने दिन ही वापस आप लौटा दीजिए। जो घड़ी घड़ी झूठ बोला गया, जो छल किया गया लोगों से, किसानों का आंदोलन 13 महीने का, जहां 750 किसानों की शहादत हो गई लेकिन मोदी जी ने कभी मुंह नहीं खोला। सीए एनआरसी पर क्या हुआ? पूरे अल्पसंख्यक समाज को आपने जिस तरह से उनको सड़कों पर ला करके घसीट करके पीटा, जिन्हें आप बेघर करना चाहते थे, वो पूरा अल्पसंख्यक समाज इस समय राहुल गांधी की तरफ उम्मीद की नजरों। आपने नौजवानों के साथ क्या किया? 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज पढ़े लिखे लोगों से लेकर के और वो जो साधारण तबके का नौजवान है वो भी इस समय इतना ज्यादा परेशान है कि वो सरकार के बदलाव का इंतजार कर रहा है। ठीक उसी तरह से जो और समुदाय हैं, आदिवासियों के साथ क्या हुआ? मध्य प्रदेश का वो दृश्य क्या आप भूल सकते हैं कि जहां पर एक भाजपाई एक आदिवासी पर पेशाब कर रहा है सरेआम? दलितों का उत्पीड़न गुजरात में ऊना से लेकर के और उत्तर प्रदेश के हाथरस तक बदस्तूर जारी रहा। तो जो ये परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों की जो केमिस्ट्री है पूरी, वो रिफ्लेक्शन उसका दिखाई पड़ता है मुंबई की इस बैठक में। जो आत्मविश्वास विपक्षी दलों में दिखाई पड़ रहा है, जो एकजुटता दिखाई पड़ रही है, इसके पीछे यही जनमानस के अपनी जो केमिस्ट्री है वो है। और राहुल गांधी की जो पूरी यात्रा है, अभी ये भी चर्चा हो रही है कि शायद चुनाव पहले हो जाए। इसके पीछे मुझे एकमात्र जो बड़ा कारण दिखाई पड़ता है वो ये कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कहीं जो उसका पार्ट 2 होना है वो नरेंद्र मोदी की सरकार को पैरों की तलों से जमीन को न खत्म कर दे, इसलिए। और दूसरा सेमीफाइनल जिसको मैं कहता हूं, आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना की चुनाव, जहां पर सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाए हुए दिखती है
और भारतीय जनता पार्टी को वहां शिकस्त अगर मिलती है तो फिर नरेंद्र मोदी किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे, और यहां तक कि वो अपने पार्टी के बीच में भी कैसे जाएंगे। जो नरेंद्र मोदी इतना बड़ा ब्रांड बन करके आए थे, उस हिंदुत्व और कारपोरेट मीडिया के कंधे पर सवार होकर के, वो नरेंद्र मोदी अपने भाजपाइयों के बीच में कैसे मुंह दिखाएंगे। तो जो उन्होंने तानाशाही पूर्ण रवैया अपने पार्टी के भीतर भी पैदा किया, सिर्फ जनता के बीच में नहीं, विपक्ष के सामने ही नहीं, बल्कि आरएसएस और बीजेपी के अंदर भी वो सारे लोग जिस तरह से बैठे, सुब्रमण्यम स्वामी का बयान आप देख लीजिए, नितिन गडकरी की जो शारीरिक भंगिमा है उसको आप देख लीजिए, वसुंधरा राजे को आप देख लीजिए। तो जो आग सुलग रही है बीजेपी के भीतर भी, अगर ये दूसरे सेमीफाइनल में नरेंद्र मोदी का जो पूरा बना हुआ ब्रांडिंग है, जो छवि है, अगर वो खत्म होती है तो फिर ये आग अंदर से भी निकलेगी, और जो ये अलायंस बन रहा है, ये अलायंस उनको पूरे तरीके से पराजित करने में सक्षम दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए ये बेचैनी बीजेपी के खेमे में है और ये आत्मविश्वास विपक्ष के खेमे में आपको दिखाई पड़ रहा है। जी, बेचैनी जो है वो विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के खेमे में है, और विपक्ष जो है कहीं न कहीं उत्साहित दिखाई दे रहा है। और आप दोस्तों देख लीजिए, हम लोग लगातार जो बातें कर रहे थे कल से लेकर आज तक, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वही सारी बातें यहाँ सामने आई, यानी कि डीबी लाइव की जो बातें थी वो बात कहीं न कहीं सच होती हुई दिखाई दी। अमलेंदु उपाध्याय जी, डीबी लाइव की बात सच होती हुई दिखाई दी, और उसके बहुत सारे मायने हैं। मायने ये हैं कि यहाँ बैठ करके इसी ग्रैंड हयात होटल में जो आज मीटिंग हुई है, कल 2 दिनों से हम लोग यहाँ लगातार बैठ करके और अलग अलग नेताओं से, अलग अलग सूत्रों से इन तमाम चीजों को जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि चल क्या रहा है। और यहाँ से जो कुछ चल रहा है, जो कुछ निकल के आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, हुई है अमलेंदु जी। और उस बैठक के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात ये अमलेंदु जी कि अब यहाँ से एक जीत का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। वो फॉर्मूला आप कैसे डिफाइन करेंगे कि कैसे यहाँ से जो 28 दल जो निकल के आए हैं बाहर, ये 28 दल अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे तो वो एक उत्साह के साथ कि नहीं जी, अगला चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024 का हम ही जीतने जा रहे हैं। कैसे आप देखते हैं? निश्चित तौर पर राजीव जी, एक तो इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ है, मुझे लगता है कि जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है इन पार्टियों का, उस पर जबरदस्त इसका जो है वो सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, और वो जबरदस्त तरीके से उसको ऊर्जा मिली है, और ये संदेश गया है निचले स्तर के पास कि अब उसको जो है वो जमीन पर जाकर के काम करना, भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देनी है। दूसरा, जो तमाम दलों के बीच जो एक तरीके से कहा जाए कि जो संघर्ष की स्थितियां थी जमीनी स्तर पर, मुझे लगता है वो भी अब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अब बड़ा लक्ष्य जो है वो सामने आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, उसके लिए एकजुट होना है। तो अब निशाने पे भारतीय जनता पार्टी होगी, इन सारे दलों के आपस में ये दल एक दूसरे के निशाने पर अब नहीं होंगे, जहां जहां भी जिन राज्यों में ये हैं। तो ये एक बड़ा संदेश मुझे लगता है यहाँ से अब साफ तरीके से चला गया है। दूसरा, कोई भी सीट शेयरिंग का फार्मूला यहाँ से दिया नहीं गया है, यानी सीट शेयरिंग जो है उसको अभी लटका के रखा गया, वो इसीलिए लटका के रखा गया, मुझको लगता है बातें आपस में हो गई होंगी, तय हो गया होगा किसको किस तरीके से कहाँ करना है, क्योंकि जब अकेले में बातें हुई तो सब तय हो गया होगा, लेकिन इसकी घोषणा नहीं की गई है, ताकि एक सस्पेंस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने भी बना रहे कि कौन कहाँ लड़ेगा और किस तरीके से लड़ेगा। मुझे लगता है ये आखिरी समय तक सस्पेंस बना के ही रखा जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी जब मैदान में उतरेगी तब उसको एक यूनाइटेड इंडिया जो है वो जो है अपने सामने खड़ा हुआ दिखाई देगा, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। मुझे लगता है कि इस बैठक का जो आप सवाल रेज कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल रेज कर रहे हैं अमलेंदु जी, जरा शकील अख्तर जी से भी पूछ लेते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर के शकील अख्तर जी, क्या जानबूझ करके इस मसले को अभी रखा गया है कि कुछ चीज हैं वो पर्दे के पीछे रहें, पर्दे के अंदर रहें, और ताकि भारतीय जनता पार्टी भी ये सोचे कि पता नहीं उस जगह से कौन खड़ा हो रहा है, और एक के सामने एक जो कैंडिडेट की बात हो रही है उसके बारे में क्या कुछ खबरें आई हैं? वो अभी तो नहीं हो सकती ना सीट शेयरिंग ऐसे एक मीटिंग में कि इसमें सारे उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दें। सीट शेयरिंग तो एक लंबा प्रोसेस है, जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी उसी के बाद इसको सामने लाया जाएगा, लेकिन एक मोटी मोटी सहमति बनेगी उसके ऊपर कि कहाँ पे कैसे होगा, कौन लोग कहाँ के लिए बात करेंगे। मसलन वेस्ट बंगाल के बारे में है
तो वहाँ सारे लोग तो नहीं बैठेंगे ना, वहाँ शरद पवार की कोई भूमिका नहीं होगी या अरविंद केजरीवाल की वहाँ कोई भूमिका नहीं होगी। वहाँ तो कांग्रेस के, लेफ्ट के लोग और तृणमूल कांग्रेस के लोग और एक दो और बड़े नेता जो हैं गठबंधन के, वो बैठ के करेंगे। इसी तरह जब दिल्ली की और पंजाब की बात होगी तो उसमें ममता बनर्जी का कोई योगदान नहीं होगा ना, उसमें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ 2-3 और दूसरे कोई नेता मिलकर बात करेंगे। तो सीट शेयरिंग के बारे में ये तय हो गया कि सीट शेयरिंग होगी, त्याग करके होगी, सेक्रीफाइस करके होगी। यही इंपॉर्टेंट बात है। सीट शेयरिंग के बारे में अभी कोई छुपाने वाली बात नहीं है, जो है वो सब क्लियर है। वो तो एक ऐसी चीज है कि कब क्या होगा, कैसे होगा, अभी तो जिसे कहते हैं सगाई भी नहीं हुई, शादी भी नहीं हुई, लड़का होगा या लड़की होगी, अभी तो बहुत दूर की बात है। वो सारी की सारी चीजें उसमें देखिए है क्या कि हम लोगों के मन में, हमारे मन में, सबके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन जो नेता हैं, राजनीतिक नेता हैं, वो बहुत दूर की सोचते हैं और उनमें रियल जो होता है पॉलिटिकल इंटेलेक्ट होता है, राजनीतिक रूप से बुद्धिमान होते हैं। उन्हें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि मीडिया के अंदर बहुत सारी बातें होंगी। जैसे एक बात हम बताते हैं आपको, बहुत सारे लोग ये सवाल उठाने लगे हैं कि ग्रैंड हयात होटल में 2 दिन से ये मीटिंग हो रही है, इस पे कितना खर्चा हुआ। मतलब एनडीए की मीटिंग जो हुई थी इससे पहले दिल्ली में, वो किसी पार्क में हो गई थी, वो अशोका होटल में हुई थी, नेहरू के बनाए हुए होटल में। सबसे बड़ा, सबसे आलीशान होटल है दिल्ली का अशोका होटल, वहां हुई थी। तो हर मीटिंग इसी तरह होती है और इसकी शुरुआत जो है, जो लोग लिख रहे हैं उन्हें क्या बताएं हम, शुरुआत तो प्रमोद महाजन ने की थी, बीजेपी के नेता ने की थी इसकी। तो ये सारे मुद्दे देखिए, आज से पहले आपको याद होगा हर बार ये सवाल उठता था, 10-10 बार स्टोरी होती थी, राष्ट्रपति भवन के इतने कमरे हैं, उसकी क्या उपयोगिता है। 9 साल में अगर कोई ऐसी स्टोरी किसी ने करी हो या करवाई हो तो कृपया हमको बता दो। इससे तो कोई मायने भी नहीं है शकील अख्तर जी, कि ये तो कहेंगे ही कि ग्रैंड हयात में क्यों कर रहे हैं, 5 स्टार होटल में क्यों कर रहे हैं, इसके क्या मायने हैं, कोई मायने थोड़ी रखते हैं। ये हम ये बताने के लिए कर रहे हैं कि इस तरह के सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं कि आज उनके पास मीडिया है और वो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। इसी तरह पार्लियामेंट के एक दिन का कितना खर्चा होता है कि 10 बार खबर चलती, हर सेशन में चलती थी। 9 साल में एक बार भी चली हो तो बता दें। अभी आप स्पेशल सेशन कर रहे हैं, अगर ये सेशन यूपीए ने बुलाया होता तो अभी तक 10 बार ये खबर चल जाती, इतना खर्चा सरकार क्यों कर रही है। तो सवाल ये है कि कौन क्या कह रहा है, इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। नेता लोग एक हो गए हैं, उनके अंदर एक समझ विकसित हो गई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसका एक और उदाहरण आपको देते हैं कि आज अभी राहुल यहां से मीटिंग करके जा रहे हैं, इतनी बड़ी, और कल वो सीधे छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। न्यू रायपुर में कल राहुल गांधी की पब्लिक मीटिंग होने वाली है, ये हम अभी आपको बता रहे हैं। कल राहुल सीधे छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, रायपुर पहुंचेंगे, तो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। चुनावी सभा ही होगी वो तो आ ही गए, चुनावी सभा ही होगी वो। तो अब जो है इंडिया के सारे नेता जो हैं इस बात को समझ गए हैं कि जब हम जीत रहे हैं, जब जीत रहे हैं तो फिर रन थोड़ा तेज बनाना पड़ेंगे, जो भी स्कोर बोर्ड की डिमांड होगी उसके हिसाब से खेलना पड़ेगा। अब मैच तो चल रहा है ग्राउंड में, अब बाहर के लोग जो हैं वो चिल्लाते रहेंगे, उससे क्या होगा। अब देखिए, ये जो लोग चिल्ला रहे हैं उनको एक बात बताते हैं हम, अगर इनकी स्थिति इतनी ही अच्छी है तो मध्य प्रदेश के अंदर ये क्या हो रहा है, लोग पार्टी छोड़ छोड़े कौन जा रहे हैं, जो मौजूदा विधायक हैं वीरेंद्र रघुवंशी, वो कल कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। अभी आपको हम बता देते हैं, भंवर सिंह शेखावत बहुत बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के, वो भी कल कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, हम आपको ये बता देते हैं। अभी गुड्डू राजा चंद्रभूषण सिंह, वो भी कल कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं। और नर्मदापुरम के पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष गिरिजा शंकर शर्मा जी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी आज। तो मध्य प्रदेश के अंदर जहां चुनाव हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, तो ये ऐसी है कि इस वक्त सबको लग रहा है कि बीजेपी सरकार जो है उसके 9 साल पूरे हो गए हैं, अब उसका ग्राफ गिर रहा है। अब ऐसी कोई चीज नहीं बची, लास्ट बची थी पार्लियामेंट का विशेष अधिवेशन, वो भी बुला लिया, उसने कोई असर पैदा नहीं किया। उसके बाद बोली थी एक देश एक चुनाव, उसने भी कोई असर नहीं पैदा किया।
अब एक नई चीज बची है, हम जल्दी चुनाव कराएंगे, तुम चुनाव में हिस्से ही नहीं ले पाओगे, तुम डर जाओगे, उसका भी कोई असर नहीं है। आज की मीटिंग में बात हुई, आज की मीटिंग में ये चीजें भी सामने नहीं आएंगी कभी, हम आपको बताते हैं। और सबने कहा कि कल करवा लें। अक्टूबर में क्या कह रहे हैं, नवंबर में क्या कह रहे हैं, कल करवा लें, हम तैयार हैं। तो आज की तारीख में इंडिया गठबंधन का आत्मविश्वास बहुत बढ़ा हुआ है और मोदी सरकार का, उसके सहयोगी मीडिया का और पार्टी बीजेपी का बहुत डाउन जा रहा है। और ये बात हम आज बता रहे हैं कि जैसे एनडीए की बात कर रहे हैं, अब एनडीए से लोग छिटकेंगे। आप देखिए कि अभी आप 28 दल बता रहे हैं, एक इंडिविजुअल कपिल सिब्बल शामिल हुए, ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है। ये छोटी बात नहीं है कपिल सिब्बल का यहाँ आना। कपिल सिब्बल यहाँ आए और इसके अलावा जो भी अगली मीटिंग की बात हो रही है, जल्दी उसकी डेट अनाउंस हो जाएगी, वो कहाँ होगी और किस तारीख में होगी, आप उसमें देखेंगे कि बड़ी तादाद में इंडिविजुअल्स भी आएंगे और बड़ी तादाद में दूसरी पार्टियां भी आएंगी। लोग लाइनें लगा के आएंगी। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति में अगर मालूम पड़ जाता है कि आप जीत रहे हैं तो आपको भी भीड़ लग जाती है। और वही अब होने वाला है कि कांग्रेस के साथ, इंडिया के साथ अब भीड़ लगने वाली है। जी, भीड़ लगने वाली है इंडिया के साथ। इंडिया गठबंधन में बहुत सारे लोग जुटने वाले हैं प्रशांत टंडन जी, और साफ दिखाई दे रहा है कि 17 दल 16-17 करके कहां 26 और 26 से 28 और ये दल जो है वो बढ़े जा रहे हैं और हो सकता है आने वाले समय में और भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन की जो स्थिति अभी विन विन सिचुएशन वाले हालत में है। और अगर बकौल प्रोफेसर अखिल स्वामी जी अगर देखें तो कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि अपनी गिनती 300 से शुरू कर रहे हैं तो वो भी बहुत कम, अपने आप को खुद को कम आंक रहे हैं। आप कैसा देखते हैं? देखिए, चुनाव गठबंधन बनाम गठबंधन होगा। पहली बात, आरएसएस ने पहले ही अलार्म बजा दिया है कि मोदी साहब को कि गठबंधन बनाओ। इसीलिए आनंद फानंद में अशोका होटल में मीटिंग हुई थी। और मैं आज आपसे बता दूं यहाँ पे कि ये जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग को की हेडलाइन चेंज कराने के लिए जो स्पेशल सेशन का शिगुफा छोड़ दिया गया, उसमें अपने समर्थित जो बीजेपी का मीडिया है कि साहब ये कोई जो है वन नेशन वन इलेक्शन की बात आ गई। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसमें रामनाथ कोविंद को भी बना दिया गया, पूर्व राष्ट्रपति को भी उस कमेटी का वो अध्यक्ष बनाया गया। वो राय हासिल करेंगे लोगों की। मैं दावे के साथ कह दूं आपको कि ये जो स्पेशल सेशन आएगा, इसमें वन नेशन वन इलेक्शन की कोई बात नहीं होगी। अगर ये लाएंगे तो इंडिया गठबंधन एनडीए टूट जाएगा। नई पार्टियां नहीं आएंगी, एक भी वो पार्टी नहीं आएगी जिसका पैन स्टेट फुटप्रिंट है। जितनी बातें हम लोग कर रहे थे सारी बातें अभी तक सच होती जा रही हैं। एक तरफ राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो सच होती जा रही है, दूसरी तरफ हम लोग जो बात कह रहे हैं वो सच होती जा रही है। अभी आप कह रहे हैं कि अगला जो सत्र हो रहा है, विशेष सत्र, उसमें वन नेशन वन इलेक्शन की बात नहीं होगी। बिल्कुल नहीं आएगी। कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं आएगा। आएगा तो पास नहीं हो पाएगा। उसमें वो उसका लंबा प्रोसेस है। उसके प्रोसेस में ही 8 महीने लग जाएंगे। भाई 14 स्टेट से कम 14 स्टेट से रेटिफिकेशन आना है, तो वो उस प्रोसेस में 8-9 महीने लग जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई बिजली का स्विच नहीं है कि आपने गया और स्विच ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया। तो पहली बात बने रहिए, चर्चा अभी जारी है। तो ये है। दूसरी बात, कोई उसको मनी बिल की तरह नहीं ले आएंगे, किसान फार्म बिल की तरह। दूसरी बात यह है कि जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं, आज भी आप देख लीजिए, जो पार्टियां इंडिया गठबंधन में नहीं है और जिनका पैन स्टेट फुटप्रिंट है, चाहे वो बीजेडी है, चाहे वो बीएसपी है, चाहे वो वाईआरसीपी है, चाहे वो तेलुगु देशम पार्टी है, अकाली दल है, एक भी नहीं। अशोका होटल ग्रुप फोटोग्राफ में एक भी नहीं और आगे भी नहीं होंगी, वो आ ही नहीं सकती। दूसरी बात, एक और बड़ी वजह बनेगी एनडीए में कंफ्यूजन की और बीजेपी में भी, वो होगी जिस दिन बिहार में कास्ट सर्वे की रिपोर्ट आएगी। कास्ट सेंसस की डिमांड इंडिया गठबंधन ऑलरेडी उठा रहा है। कांग्रेस पार्टी के रायपुर के डॉक्यूमेंट में है वो।
तो जिस दिन ये कास्ट सेंसस की बात ऊपर आएगी, जिस दिन बिहार की वो रिपोर्ट आएगी और मालूम पड़ेगा कि 1931 का जो सेंसस चल रहा था उसके हिसाब से मंडल कमीशन का एलोकेशन था वो गलत था या वो उसमें ज़रूरत है बदलाव करने की। आप देखिएगा उस दिन इस देश में नई राजनीति बदलेगी और मुझे लग रहा है कि आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, मुझे चिंता एनडीए की है कि कहीं एनडीए 4-5 पार्टी कहीं ना रह जाए, वो भी छोटी छोटी पार्टियां जो 2-4-5 जिलों की होती हैं। 2-4-5 जिलों की जो पार्टियां होती हैं एनडीए वो ना हो जाए। जरा स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूं। स्वामी जी कैसे देखते हैं इंडिया बनाम एनडीए? अगर देखा जाए तो इंडिया की बात हम कर ही रहे हैं और अभी एनडीए की बात कर रहे थे टंडन जी। एनडीए लेकर के आपके क्या राय हैं? बेसिकली है क्या, 3-4 स्टेट की पार्टी रह गई है और इंडिया जो है ये पैन इंडिया की पार्टी है। आज एनडीए का कॉन्स्टिट्यूशन आप देखिए किस प्रकार की पार्टियां रह गई हैं उसमें, और बीजेपी के भी फुटप्रिंट। और ये आप सोचिए योगी आदित्यनाथ कह तो दिया, उन्होंने स्टेटमेंट तो दे दिया कि बहुत अच्छा है। अरे जहां पे 1.5 साल पहले 2 साल पहले इलेक्शन हुआ है वहां का जो वोटर है वो मूर्ख था कि उसने आपको 5 साल का मैंडेट दिया था और 1.5-2 साल के बाद आप इलेक्शन कराने। देखिए ये जो पूरा एक, मेरे ख्याल से बिल्कुल ये बात प्रशांत जी ठीक कह रहे हैं, ये वाला मुद्दा आएगा ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अपना कल्पना है, जो मैं सोचता हूं, और मोदी जी की जो वर्किंग स्टाइल मुझे पता है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे धार्मिक विद्वेष भीषण रूप से फैले, क्योंकि इनका जो मूल मंत्र है जिससे ये इलेक्शन जीतना जानते हैं, जिससे जो इनका एक प्रकार का नाभि के अंदर का अमृत है वो है धार्मिक विद्वेष। ये अगर सेशन इन्होंने बुलाया है, केवल ऐसा कोई काम करेंगे, ऐसा कोई निर्णय लेंगे जिससे जनता जो है धार्मिक जहर में दोबारा डूब जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया, जो पूरा इंडिया के अलग अलग भागों का एक प्रकार का संगठन बना है, इनको ये मैसेजिंग करनी है, हर परिवार को, हर व्यक्ति को ये मैसेज करना है जो जनता तक पहुंच रहा है, हम जैसे लोग पहुंचा रहे हैं। देश में प्रेम की आवश्यकता है, देश में सद्भाव समभाव की आवश्यकता है। अगर धार्मिक विद्वेष में आप फंसेंगे, अगर जाति विद्वेष में फंसेंगे, अगर अपने को श्रेष्ठ समझेंगे, अगर दूसरे को निम्नतर समझेंगे, चाहे वो किसी जाति और धर्म का हो, तो ये देश जो है बर्बाद हो जाएगा। देश को अपनी ख्याति प्राप्त करने के लिए कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई छूत नहीं है, कोई अछूत नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हम ऐसा देश बनाएंगे 2024 के बाद, हम उनके यहाँ सेवैयां खाने जाएंगे, हम ईस्टर में उनके यहाँ जाएंगे, वो हमारे यहाँ दिवाली होली में आएंगे, हम एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से भाई बहन की तरह ट्रीट करेंगे। ये 142 करोड़ लोगों का परिवार जो लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है ये जो सेशन बुलाया गया है, ये जो धार्मिक विद्वेष का जहर है, इसको दोबारा डालने के लिए ऐसा निर्णय लेंगे, ऐसा धमाकेदार निर्णय लेने का प्रयास करेंगे जिससे लोग जो हैं उस आंधी में, उस जहर में डूब जाएं और बह जाएं। हमें इसका विरोध करना है और भारत की जो एकात्मकता है और इसकी जो एकता है उसको स्थापित रखना है, उसको बिल्कुल अपने स्थान में करना है, वरना मेरा देश टूट जाएगा, मेरी भारत माता टूट जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, जो बातें आप कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं। जरा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी, किस हिसाब से आप देखते हैं, अगर एनडीए और इंडिया की बात की जाए, जो अभी स्वामी जी अपनी बात रख रहे थे उसको भी थोड़ा आपके जरिए आगे बढ़ाना चाहता हूं, और जो प्रशांत टंडन जी कह रहे थे उसमें भी एक महत्वपूर्ण बात ये कि अगर एक देश एक चुनाव की बात होती है तो कहीं ना कहीं इंडिया के सामने, और इंडिया के सामने हो ना हो, एनडीए बिखरता हुआ दिखाई देता है। निश्चित रूप से प्रशांत टंडन जी ने जिस बात को कहा है, मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि वो संवैधानिक अड़चन भी है उसमें। आप इतने आनंद फनन में इस तरह का जो संवैधानिक जो बदलाव करना चाहते हैं वो संभव नहीं है, और इसीलिए उसकी आने की गुंजाइश मुझे भी कम दिख रही है। वो एक शगुफा मात्र है कि आपको इंडिया अलायंस की वो हेडलाइन नहीं पसंद है, वो नहीं चलने पाए, राहुल गांधी ना स्क्रीन पर दिखाई पड़े,
कि विपक्ष की एकजुटता न दिखाई पड़े और अडानी साहब स्क्रीन पे, इसके लिए सब किया गया था। जहां तक बात इंडिया अलायंस की है तो 26 से बढ़कर के 28 उसमें पार्टियां हो गई हैं और अभी उम्मीद है कि कुछ और राजनीतिक दल इंडिया अलायंस के साथ जुड़ेंगे। सबसे जो कमजोर कड़ी है वो उत्तर प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा सूबा जहां से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं और आज भी जमीन पर जो स्थितियां हैं राजनीतिक दलों की, चाहे वो सपा हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो, निश्चित तौर पर वो अभी कमजोर पोजीशन में है। लेकिन लोग बदलाव चाहते हैं। अब उस बदलाव के लिए लोगों के अपने भीतर की जो केमिस्ट्री है उसके लिए अगर ये गठबंधन होता है, जहां अभी बीएसपी की मायावती ने कहा कि नहीं हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, अब उन्होंने क्यों कहा होगा बखूबी हम लोग जानते हैं। लेकिन मेरी उम्मीद ये है कि दिसंबर तक आते आते मायावती भी इस गठबंधन के साथ शामिल हो जाएंगी। जमीन पर अगर काम किया गया, देखिए हिंदुत्व और सांप्रदायिकता के जरिए भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिक्स है वो एक नैरेटिव बनाने के लिए, असल में जो बीजेपी की जीत का समीकरण है, जो उसकी सबसे मजबूती है वो उनका सोशल इंजीनियरिंग है। इसलिए मैं कई बार इसको एक दूसरे रूप में देखता हूं कि बाहर हिंदुत्व है और नीचे कांशीराम की पूरी सोशल इंजीनियरिंग है। उत्तर प्रदेश में ही आप देखिए जहां राम मंदिर का उद्घाटन होना है, जहां पे बहुत कुछ गुंजाइश है और ब्रजमंडल में चल ही रहा है, वहां पे मोहन भागवत अभी गए थे, वहां पे भी उन्होंने धर्म को लेकर के बातचीत की थी कि सारे हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि हिंदू कभी उस तरह से एकजुट हो ही नहीं सकता, उसके भीतर की जो अपने अंतर्विरोध हैं वो उसे उस रूप में ला ही नहीं सकता। और दूसरी बात कि एक राष्ट्र के रूप में कि आप चाहे एक धार्मिक राष्ट्र हम बना दें, तो उसके लिए तो डॉक्टर अंबेडकर बहुत पहले जिस बात को रेखांकित कर चुके हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र होता है तो इस देश के दलित और वंचितों के लिए सबसे बड़ी आपदा साबित होगा, तो उसकी तो गुंजाइश है ही नहीं। लेकिन जो दलित और जो अति पिछड़ा वोट कर रहा है बीजेपी को, वो दरअसल जो पॉलिटिकली सहभागिता मिल रही है उसके वजह से कर रहा है। दूसरा, वो समाजवादी पार्टी के जो अपना एक वोट बैंक रहा है उसके खिलाफ भड़का करके, ठीक बीएसपी के साथ भी वही है, तो विभाजन सिर्फ वो धर्म के आधार पर नहीं करते हैं बल्कि जातियों के भीतर भी जो विभाजन भारतीय जनता पार्टी करती है उसका बड़ा फायदा उसको मिलता है। और मैं इसको एक उदाहरण से आपके सामने रख सकता हूं कि बीजेपी अगर हिंदुत्व के बलबूते चुनाव जीतती हो तो अमित शाह ओम प्रकाश राजभर के सामने घुटने नहीं टेकते। तो वो छोटे छोटे राजनीतिक दल जो हैं उनको अपने साथ जोड़ करके एक बड़ा पुनवा वो तैयार करते हैं और फिर लोगों को भड़काते हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ या बीएसपी के खिलाफ। लेकिन कांग्रेस जो इसमें भूमिका अदा करेगा, जितनी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी संगठन के लेवल पर, वर्कर्स के लेवल पर, और नैरेटिव की तो पूरी जिम्मेदारी राहुल गांधी की है ही। राहुल गांधी ने अपना काम बखूबी कर दिया है, वो अभी और करेंगे, लेकिन संगठन के स्तर पर अभी कांग्रेस पार्टी का काम बाकी है। और उस संगठन में मेरी जो अपनी पॉलिटिकल समझ है, अति पिछड़ी जातियों को, नॉन जाटों, दलित को सबसे ज्यादा भागीदारी देने की जरूरत है, क्योंकि वे जातियां जो सामाजिक न्याय की राजनीति में भी पीछे छूट रही थी, जो इनविजिबल आज भी बनी हुई हैं, जिनका इस्तेमाल या दुरुपयोग कहें हम, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है कि उनको मुखौटे दे दिए लेकिन उनका एजेंडा गायब कर दिया। अगर एजेंडा तो राहुल गांधी ने सेट कर दिया है कि हम सामाजिक न्याय की राजनीति करेंगे, दलितों और पिछड़ों के जितने भी मुद्दे हैं उनको राहुल गांधी एड्रेस कर ही रहे हैं। अगर संगठन के स्तर पर भी उन नेताओं को अगर जगह मिलती है और कांग्रेस पार्टी उनको बखूबी लोगों के बीच में लेकर के जाती है, तो यकीन मानिएगा राजीव जी, मैं इस बात को बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो 62 पर है, जो ख्वाब देख रही है कि 72 सीटों पर हम जाएंगे, वो 26 पर सिमट जाएगी। और अगर वो उत्तर प्रदेश में 26 पर आ गए तो फिर आप सोचिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का कुल कैलकुलेशन कितना होगा, क्योंकि केमिस्ट्री तो उनके खिलाफ है। वो अंकगणित चीजों को जरूर दुरुस्त करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश ही उनकी शक्ल बिगाड़ने में मुझे लगता है पर्याप्त सक्षम साबित होगा। जी, 26 पे सिमट जाएगी उत्तर प्रदेश में बीजेपी, ये बात आप पहले भी कह चुके हैं। 62
अब 2-6 अगर हो जाए तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में अगर यह हालत हो जाए तो फिर बाकी प्रदेशों में क्या होगा। साउथ इंडिया तो बिल्कुल ही साफ है, और उसके अलावा नॉर्थ इंडिया में भी ऐसी दुर्गति अगर हो जाए तो जो स्वामी जी कह रहे हैं कि 300 से गिनती नहीं, अगर स्वामी जी की बात को ही आगे बढ़ाऊं तो 400 से गिनती शुरू करें क्या इंडिया टीम जो है वो इंडिया गठबंधन। चलिए इस पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आज हम कर रहे हैं। और क्लोजिंग कमेंट अब इस कार्यक्रम को जरा समाप्त करना चाहता हूं, इसलिए भी क्योंकि आज दिन भर बहुत सारी बातें हुई हैं, अब बहुत कुछ आप तक हम पहुंचा चुके हैं।